Assalamu alaikum students, and welcome to the today's lecture of analytical chemistry. So in today's lecture, we will discuss some instruments that are used in the analytical chemistry. But then we shall discuss the preparation of solutions. The analytical chemistry की बेसिक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोल्यूशन किस तरह बनाते हैं। तो सोल्यूशन प्रिपरेशन जो है वो केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल में खास तौर पे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल वर्क, ड्यूरिंग द लैब वर्क। किसी भी एनालिसिस के लिए सोल्यूशन प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोल्यूशन आने के बारे में हम सीखेंगे। तो उस तरफ चलने से पहले लास्ट वाले लेक्चर से हमने थोड़ा सी चीज़ें ऐड करनी है उसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, हम थोड़ी डिटेल देखेंगे कि ये जो लास्ट वाली स्लाइड है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल प्ले है इन मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर, अपना रोल प्ले करती है एनवायरमेंटल क्वालिटी, फूड, forensic analysis and bioanalytical chemistry and analysis, so pharmacy sciences। तो ये जो नई स्लाइड है वो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगी। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन फार्मेसी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन टू डिटरमिन सेल्फ लाइफ ऑफ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड की लाइफ डिटरमिन करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। आपने बाज़ार से जो भी फूड की कोई प्रोडक्ट लेते हैं या मेडिसिन खास तौर पे लेते हैं, फार्मेसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले पहले आपने इसको यूज़ करना है। तो वो एक्सपायरी डेट किस तरह मालूम की जा सकती है कि कितनी देर तक कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकता है, उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं आती। So self life is the time period till which a compound will be fit for use। वो कंपाउंड कोई भी ड्रग है कि कब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। For medicine, it is the time required for 90% of drug ingredient to stay active after the date of manufacture। कि जब कोई भी आप ड्रग बनाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चर की डेट से लेके कब तक तो उसका 90% इंग्रेडिएंट जो है वो एक्टिव रहते हैं। सो जब भी इसकी कंसंट्रेशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन 90% से कम हो जाती है जिस टाइम पीरियड के बाद, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो हेंस वी नोटिस एक्सपायरी डेट क्लियरली मार्क्ड ऑन ऑल द मेडिसिन पैकेजेस। सो इन फार्मेसी वी नोटिस सम मेडिसिन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। सो ये तो हो गया कि उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि कब तक उसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ मेडिसिन हैं, उनका स्टोरेज कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आप उसको इतने टेम्परेचर से लो पे स्टोर करना है। सो वो भी लाइफ टाइम के से रिलेटेड है। तो डिफरेंट टेस्ट की बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है किसी भी ड्रग को, या रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना है, या लाइट में स्टोर करना है। कुछ ड्रग्स हैं वो, कुछ कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स चूंकि केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, तो वो कुछ कुछ कंपाउंड जो है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से उनको डार्क में स्टोर करना होता है टू मेंटेन देयर सेल्फ लाइफ। देन जी टू डिटरमिन द एडल्ट ट्रेंड्स कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग देयर आर मेनी केमिकल इंटरमीडिएट्स एंड रिएजेंट्स यूज के। जब भी कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर की जा रही होती है तो बहुत से इंटरमीडिएट हैं जो, या कैटलिस्ट जो हैं वो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर। सो अब वो कैटलिस्ट या वो इंग्रेडिएंट्स जो इंटरमीडिएट ऐड किए हैं, हो सकता है वो पॉइजनस हो, तो उसको रिमूव करना होता है एंड पे। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ कंसंट्रेशन उसकी ड्रग के साथ ही रह जाए, तो वो दैट विल बी टॉक्सिक, दैट विल बी हार्मफुल फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हेल्थ हो गई। तो उस चीज़ को अश्योर करना होता है कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में हो। So there are many chances that impurities like heavy metals
dirt etc can also be present in the final preparation, जो कि undesirable है final preparation के अंदर नहीं होनी चाहिए. So इन सब का के फाइनल प्रिपरेशन, जो फाइनल ड्रग हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ हैवी मेटल तो नहीं है, कुछ डर्ट तो नहीं है. तो ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज करके वी कैन सी द फॉर्मुलेशन इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कंटामिनेशन. सो अगर कंटामिनेशन इज मोर देन इट इज अनफिट फॉर द कंजम्पशन, देन हम उसको यूज नहीं कर सकते. देन जी ड्रग डिसोल्यूशन स्टडीज. ड्रग डेसोल्यूशन क्या है? डिजॉल्व होने से है कि अब टेबलेट्स ले यूज करते हैं, कैप्सूल्स वगैरह हैं, तो वो उनके ऊपर कोटिंग हुई होती है. तो वो जब हम इनटेक करते हैं तो वो कोटिंग डिजॉल्व होके ड्रग को रिलीज करती है. तो वो कितनी देर में डिजॉल्व होती है, कितनी उसका टाइम है ड्रग को रिलीज करने का, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ड्रग की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए. कि हमने ड्रग इनटेक तो ले ली, लेकिन उसका जो रिलीज ही नहीं हुई स्टमक में जाके, वो ब्लड सर्कुलेशन में आई नहीं है, तो वो अपनी एफिशिएंसी या वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी. तो इस वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग की डेसोल्यूशन की स्टडी बहुत लाजमी की. तो व्हेन अ मेडिकल फाइंड टेबलेट, ऑइंटमेंट, ड्रॉप्स, कैप्सूल एक्सेट्रा, इट इज for its ability to release the medicine from within when put in a suitable medium. कि जो उसको किसी भी मीडियम के अंदर जब हमने ड्रग को पुट किया होता है तो उसके अंदर से उसको रिलीज होना चाहिए. कैप्सूल के अंदर हमने पुट किया है तो उसको उसके अंदर से रिलीज होना चाहिए, या कोटेड टेबलेट्स के अंदर कोटिंग की हुई है तो वो कोटिंग को डिजॉल्व होना चाहिए, ताकि वो जो केमिकल कंपाउंड हैं, जो ड्रग है, वो अपना एक्शन शो कर सके. So the resolution studies are drawn to see if the medicine is released completely tablet. ये मेडिसिन कितनी रिलीज हुई है उससे रिलेटेड है. देन आल्सो द टाइम टेकन फॉर द रिलीज, कि कितनी अमाउंट उसकी रिलीज हुई है और कितने टाइम के अंदर रिलीज हुई है. बोथ दीज फैक्टर्स आर essential because when a tablet is swallowed it stays in the stomach only for an hour. कि सिर्फ एक घंटे के लिए वो स्टमक के अंदर रुकती है, और इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इट इज डिजायरेबल दैट इट शुड बी रिलीज within 1 hour so that it work properly. So it has to release the medicine, it has to do it within 1 hour. Also a medicine shows its effect at suitable dose and not the सब डोजेस के उसकी प्रॉपर डोज के ऊपर ये अपना वो इफेक्ट शो करती है. सो द टेबलेट हैज टू रिलीज द इंटायर कंटेंट विद इन द सेट टाइम. जो आपने एक घंटे का टाइम दिया है तो उस टेबलेट को एक घंटे के अंदर अंदर अपनी सारी कंटेंट्स जो है वो रिलीज कर देनी चाहिए. हेंस डेसोल्यूशन स्टडीज आर डन बाय यूजिंग द एनालिटिकल केमिस्ट्री टू टेस्ट रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम अ फार्मूले. तो ये था इसका रोल एनालिटिकल केमिस्ट्री का. डिटेल में काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं. ये जो 2-3 पैराग्राफ्स तो शो किए हुए हैं कि किस तरह फार्मेसी के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल प्ले किया जाता है. देन हम देखेंगे एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर के लिए क्या, सॉइल टेस्टिंग. दिस इज डन टू स्टडी द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स in the soil. This tells how far the soil is suitable for growth of particular crop. It also an idea of microbial environment, fertility and pesticide residues इन सॉइल. कि इससे हमें पता चलता है, सॉइल टेस्टिंग हम कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मिनरल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट कैन बी यूज एज न्यूट्रिएंट्स फॉर दी पर्टिकुलर क्रॉप. सो वो अगर हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सॉइल में एक्सेस में मौजूद है, तो हम वो क्रॉप को काश्त करके उससे ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो क्रॉप काश्त की जाए जिसके लिए वो इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं है. तो इस वजह से सॉइल टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. इसकी हम यहाँ पे हम एक डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दी जाती हैं जी, यूरिया और डीएपी, डायमोनियम फास्फेट. यूरिया बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, और डीएपी क्या है, डायमोनियम फास्फेट, फास्फोरस प्रोवाइड करती है. सो
हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी जो है सॉइल, उसको उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। अगर डेफिशिएंसी है ही नहीं तो हम नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया ऐड कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो या अगर डेफिशिएंसी है तो कितनी डेफिशिएंसी है और उसके लिए कितनी यूरिया की जो है फर्टिलाइजर ऐड करनी चाहिए। इसी तरह डीएपी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो वी कैन यूज दी optimize एग्रीकल्चर को ऑप्टिमाइज फर्टिलाइजर को ऑप्टिमाइज करके एग्रीकल्चर की जो यील्ड है क्रॉप्स की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद वाटर टेस्टिंग, नॉट ऑल वाटर इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, सम ऑफ द वाटर इज वेरी हार्ड and it deposits lime on the fertile soil making it unfit for the further cultivation। कुछ वाटर के अंदर अगर कंसंट्रेशन साल्ट की ज्यादा है तो या कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन, हार्ड वाटर, लाइम बेसिकली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो हार्ड वाटर के कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है कैल्शियम और मैग्नीशियम की तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में सरफेस सॉइल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। सो वो इसको अनफिट कर देंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ सॉइल। So by analytical chemistry, one can analyze the water for its constituent and make suitable changes to it। कि वाटर की कंपोजिशन को चेंज करके इसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन हार्वेस्टेड क्रॉप टेस्टिंग, वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इट इज टेस्टेड फॉर of pesticide residues, any contaminants etc। so इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने अगर सब्जियां उगाई हुई हैं तो सब्जियों को हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ। सो वो पेस्टिसाइड उस क्रॉप के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और अगर वो उसके लिए क्रॉप के अंदर ज्यादा देर के लिए रिटेन हो रही है तो वो तो टॉक्सिक बन जाएगी ह्यूमन हेल्थ के लिए। अल्टीमेटली इंसानों ने ही वो सब्जियां इस्तेमाल करनी है। तो इस वजह से उस उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपरली कि वो पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू कितना है, कंटामिनेंट्स का रेजिड्यू कितना है। इफ द मटेरियल हैज हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स और अदर वेस्ट इट इज रिजेक्टेड फॉर द ह्यूमन यूज। सो देन जी इसी तरह एग्रीकल्चर के बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। सिंपल टेस्ट लाइक सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिन कीटोन, ब्लड ग्लूकोज रिलाई ऑन दी एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल जो ब्लड ग्लूकोज का हम टेस्ट करते हैं इट इज एस्टिमेटेड बाय मेथड, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज किया जा सकता है इज टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू कलर्ड सब्सटेंस इन अ बीकर एंड एनालाइज इट बाय टाइट्रेशन विद द रिएक्टिंग मिक्सचर। जो हम ये ग्लूकोमीटर यूज किए जाते हैं वो बेसिकली क्या है, कलर चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि कलर चेंज कितनी हुई है, उसके रेलिवेंटली वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बता देते हैं। सिमिलरली सीरम कोलेस्ट्रॉल इज centrifuged and then a coloring substance is added। So the superficial layer having cholesterol is taken in a cuvette and quantified by spectrophotometry के साथ उसको क्वांटिफाई किया जाता है कि ब्लड के सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। तो ये थोड़ा सा मटीरियल था उसका ऐड किया एप्लीकेशंस के अंदर। देन ये स्लाइड्स हमने डिस्कस की हुई हैं, लैंग्वेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और बेसिक टूल हम डिस्कस कर रहे थे पीपर्स ब्यूरेट्स तक, यहाँ तक पहुँच गए थे कि ब्यूरेट इज वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर यूज टू डिलीवर वेरिएबल बट नॉन वॉल्यूम्स ऑफ अ सॉल्यूशन। So then the next equipment है equipment for the drawing के reagents, precipitates and glassware के कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसके लिए आप रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, जिस ग्लासवेयर में आप रिएजेंट्स ऐड कर रहे हैं उनको कन्वीनियंटली ड्राई होना चाहिए, प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि कुछ रिएक्शन जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है या मॉइस्चर की मौजूदगी में उनकी यील्ड कम आएगी, बाई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, रिएजेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनहाइड्राइड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, सो वो फौरी तौर पे वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, सो वो यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्रोमाइज। तो इस वजह से रिएजेंट्स को, प्रेसिपिटेट्स को या ग्लासवेयर को ड्राई करना पड़ता है इन एन ओवन एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाता है।
So many material need to be dried prior to their analysis to remove residual moisture. Residual moisture उसके अंदर moisture जो है वो ऑब्जॉर्व जो किया होता है उसको रिमूव करना होता है। हाइग्रोस्कोपिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने यूज किया हो तो वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। सो इस तरह के केमिकल जो हाइग्रोस्कोपिक हो उनको यूज करने से पहले ड्राई करना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, हीटिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ 110 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूजली सफिशिएंट, क्योंकि बेसिक मकसद हमारा होता है कि उसके अंदर से वाटर को रिमूव करना, और वाटरिंग पॉइंट चूंकि 100 है तो 110 या 140 तक अगर हम रखेंगे तो वो लाजमी बात है कि उसके अंदर से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो अदर मटेरियल नीड्स टू बी हीटेड टू मच हायर टेम्परेचर टू इनिशिएट थर्मल डिकम्पोजिशन, कि अगर हमने कोई थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन करवाना है तो देन उसको हाई टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। सो ये दोनों प्रोसेस, ड्राइंग भी और थर्मल डिकम्पोजिशन, कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ लेबोरेटरी ओवन, laboratory oven capable of प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। लेबोरेटरी के अंदर जो ओवन है हमने लैब में रखे हुए हैं वो होते हैं, वो नॉर्मली इस टेम्परेचर रेंज को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवन को हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल जो ओवन है उसको हम हीट दे सकते हैं, मटेरियल को अपने 140 तक हीट देना होता है। तो both process can be accomplished using a laboratory oven capable of providing the required temperature, के नॉर्मल जो लेबोरेटरी का ओवन है वो केपेबल है इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। कमर्शियल जो लेबोरेटरी ओवन आर यूज व्हेन द मैक्सिमम डिजायर्ड टेम्परेचर इज अप टू 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ओवन को यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल के उसका क्या है। अगर हमें 325 से हायर हीटिंग देनी हो तो देन हम ओवन यूज नहीं करेंगे, देन उसकी जगह पे फर्नेस यूज की जाती है, मुगल फर्नेस। हायर टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी यूज कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ मफल फर्नेस। ये नीचे डायग्राम डिस्प्ले की हुई है कन्वेंशनल लेबोरेटरी ओवन की जो हम यूज करते हैं 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर आपने 1700 या 325 से अबाउट हीटिंग देनी है तो देन we will use the laboratory muffle furnace. Then जी होता क्या है कि हमने अपना रिएजेंट को ड्राई किया, प्रेसिपिटेट्स को ड्राई किया, ग्लासवेयर को ड्राई किया। अब प्रेसिपिटेट क्या है, हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस फाइनल प्रोडक्ट को ड्राई जब कर लिया तो देंगे, प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे किसी चीज के अंदर तो वो दोबारा, उसकी तो नेचर है हाइग्रोस्कोपिक है, पानी उसने एब्जॉर्ब कर लेना है। तो अगर दोबारा हम उसको उसी तरह ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो दोबारा पानी एब्जॉर्ब करके उसकी नेचर डिस्टर्ब हो सकती है, वो उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल पानी एब्जॉर्ब करके वो एसिड बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सो इस चीज से हमें बचाना है, अपने मटेरियल को इस चीज से बचाना है कि हमने प्रोडक्ट को ड्राई कर लिया तो वो दोबारा जो है वो पानी को ऑब्जॉर्ब ना करे। सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए टू प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर हम क्या करेंगे कि ऐसे मटेरियल जो पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करेंगे, उनको ड्राई करने के बाद हम उसको डेजिकेटर में रखेंगे। डेजिकेटर ये फिगर शो की हुई है आपके सामने। डेजिकेटर इस तरह के होते हैं, इसको हम देख लें कि आफ्टर ड्राइंग or decomposing a sample, it should be cooled to room temperature in a desiccator to avoid the reabsorption of moisture. reabsorption होना चाहिए, reabsorption of moisture। तो डेजिकेटर क्या है, उसकी शेप के या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। डेजिकेटर इज अ क्लोज कंटेनर दैट आइसोलेट द सैंपल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि वो क्लोज कंटेनर है, जब उसके अंदर सैंपल रख देंगे तो वो एटमॉस्फेयर उसके साथ इन टच नहीं आ सकेगी। सो अब सिर्फ उसके अंदर सैंपल रख देने से ही वो ड्राइंग का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम उसके अंदर कोई ड्राइंग एजेंट ऐड नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो एयर के अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो
वो उसको मटीरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से डेजिकेटर के अंदर ड्राइंग एजेंट तो यूज किया जाता है, जिसको टर्मिनोलॉजी उसकी है डेजिकेंट। डेजिकेंट उसको कहा जाता है। सो इज प्लेस इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। टिपिकल डेजिकेंट्स जो इंक्लूड यूज किए जा सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है या सिलिका जेल आप यूज कर सकते हैं। तो इस ओवन में अगर हम देखें तो ये बॉटम के अंदर हम वो डेजिकेंट रखेंगे, उसके ऊपर इस इमेज में देखें ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या परफोरेटेड मैश जाली है। परफोरेटेड मैश है वो एक पोर्सलिन की जाली है, ताकि वो जो अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन करनी है ड्राइंग एजेंट ने, वो पोर्स के थ्रू मॉइस्चर जो है वो उनकी तरफ जा सके। तो परफोरेटेड मैश के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना सैंपल रख देंगे किसी भी चीज के अंदर स्टोर करके, किसी ग्लास वाइल के अंदर स्टोर करके, और देन उसके ऊपर क्या है, एयर टाइट लिड है कि ये इसके ऊपर लिड है जो उसको एयर टाइट कर देगा कि बाहर की एटमॉस्फेयर जो है वो उसके अंदर नहीं जाने देगा। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेजिकेटर है। सो क्या होगा कि ड्राइंग एजेंट का काम क्या है, उसने ड्राइंग करनी है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना है, तो वो सैंपल से भी या इस एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता रहेगा, और हमारा जो सैंपल है उसको हाइड्रो उसको पानी ऑब्जॉर्व नहीं या मॉइस्चर ऑब्जॉर्व नहीं करने देगा। तो डेजिकेटर दो तरह के यूज किए जाते हैं। ऑर्डिनरी डेजिकेटर, सिंपल डेजिकेटर है, सिंपल आपने उसके अंदर ड्राइंग एजेंट रखा, उसके अंदर सैंपल रखा और उसको एयर टाइट कर दिया लिड के साथ। तो ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मली ऑर्डिनरी डेजिकेटर है। इस तरह से ड्राइंग टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो दूसरी तरह के डेजिकेटर जो है वैक्यूम डेजिकेटर। यहाँ पे इनके लिड के अंदर एक होता है, होल सा होता है, वो उसके थ्रू हम इसको वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम पंप इसके साथ, इसके ऊपर भी एक लिड लगा होगा। तो वो वैक्यूम पंप को ऑन करके इसको हम इवैक्यूएट कर देंगे सारे का सारा, तो ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बाहर चला जाए उसके एयर के अंदर। और उसके बाद इसका अंदर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाए। तो जब प्रेशर कम होगा तो जो उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा रूल है कि जब भी व्हेन वी लोअर द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हाइट पे जाते हैं तो पानी जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर या मरी के ऊपर, वो पानी जो है वो बॉइल्स एट द लोअर टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ये बेसिक एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाएगा कि वैक्यूम डेजिकेटर के थ्रू हम इसको इवैक्यूएट करेंगे, ताकि इसके अंदर जो जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो क्विकली जल्दी हो सके। देन जी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, फिल्ट्रेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट में फिल्टर या कोई भी प्रेसिपिटेशन का होगा तो फिल्ट्रेशन हमने करनी होती है। ये तो सिंपल डिस्कस किया हुआ है, इसमें कुछ टर्म बल्कि आपने परफॉर्म भी किए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, डिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हैं जो जैसे मदर लिक्वर है, फिल्ट्रेट का तो आपको आइडिया है। सो मदर लिक्वर क्या है, जिसके अंदर से प्रेसिपिटेट हम करते हैं। तो इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मास ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्शन इज मेजर्ड टू डिटरमिन हाउ मच unknown as activity in the analytical lab. So two methods for preparing solutions are described uh, in this section. सो पहला मेथड, दो तरह के सोल्यूशन हम प्रिपेयर करना सीखेंगे। पहला क्या है, प्रिपेयरिंग स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक क्या है कि आपने जहीरा कर लेना है, एक सोल्यूशन बना के किसी भी कंसंट्रेशन का उसको स्टोर कर लेना है, और उसके अगर आपको डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने होंगे तो देन उसको उसी स्टॉक सोल्यूशन से आप डाइल्यूट थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेके एक नोन अमाउंट में लेके मेजरमेंट का फार्मूला हम देखेंगे, उसको आगे फर्दर डाइल्यूट कर सकेंगे। सो पहला मेथड क्या है, प्रिपेयरिंग स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय weighing out an appropriate portion of pure solid by measuring out an appropriate volume of pure liquid and diluting it to a known volume। ये दो चीजें हैं, appropriate portion of प्योर सॉलिड, कि किसी भी जो सॉलिड का अगर आपने फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है तो उसकी कितनी अमाउंट लें। देन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम,
कि उस अमाउंट को हम कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व करें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, अगर मैं 1 ग्राम लेके उसको 100 ml में डिजॉल्व करूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 ग्राम को 200 ml में डिजॉल्व करूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, या 1 ग्राम को 1 लीटर में डिजॉल्व करूंगा तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। सो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल है, प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। स्टार्ट सॉल्यूशन आपने बनाना है, लेकिन बनाना कितना है, 500 ml। तो ये क्वांटिटीज बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल एक इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट में हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया था। वो सिल्वर नाइट्रेट एक्सपेंसिव केमिकल है, तो उसका अगर हम 500 ml यूज करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज होना है सिर्फ 100 ml, तो बाकी का तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम वो 500 ml बनाएंगे ही नहीं, बल्कि कितना बनाएंगे, 100 ml जितना हमें चाहिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। कि NaOH का सॉल्यूशन आपने बनाना है 0.1 मोलर, उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और अमाउंट उसकी कितनी होनी चाहिए, 500 ml। तो NaOH क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। सो आप क्या करेंगे, कुछ अमाउंट लेके उसको डिसॉल्व कर देंगे कितने में, 500 ml में। लेकिन कितनी अमाउंट लेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये वेट रिक्वायर्ड, कितना उसका वेट रिक्वायर्ड होगा कि अगर उसको हम मेजर करके इसके अंदर डाल ऐड करेंगे 500 ml में, तो वो 0.1 मोलर का सॉल्यूशन ही बनेगा। तो इसके लिए जी एक फार्मूला यूज किया जाता है, weight required is equal to desired molarity multiplied by desired volume multiplied by molecular weight divided by 1000। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। वेट रिक्वायर्ड, किसका वेट रिक्वायर्ड है जी, आपको NaOH के सॉल्यूशन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको वेट रिक्वायर्ड है कि आप कितना उसका वेट लेंगे। डिजायर्ड मोलैरिटी आपकी कितनी है, जो जितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन आपने बनाना है, हाँ जी कितना बनाना है, 0.1 मोलर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिजायर्ड मोलैरिटी। डिजायर्ड वॉल्यूम क्या है, जितना आपको सॉल्यूशन बनाना है, कितना, 500 ml, ये आपका डिजायर्ड वॉल्यूम। और मॉलिक्यूलर वेट किसका, जिस चीज का, जिस कंपाउंड का आपने सॉल्यूशन बनाया, जिस सब्सटेंस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये चीजें इस फार्मूले में पुट करके डिवाइड कर देंगे इनटू 1000। ये 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। तो उस 1000 ml को नलीफाई करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हाँ जी, अब इस फार्मूले के अंदर इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। सो इसको अगर हम देखें कि डिजायर्ड मोलैरिटी आपकी कितनी है जी, 0.1 मोलर। डिजायर्ड वॉल्यूम कितना है, 500 ml। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना है, 40। ये मॉलिक्यूलर वेट हम एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम की एटॉमिक मास क्या है, 23, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या है, 16, और हाइड्रोजन की क्या है, 1। तो 16 + 1 + 23 क्या आ जाएगा, 40। एटॉमिक मास कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं जी इस फार्मूले के अंदर। वेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डिजायर्ड मोलैरिटी 0.1, डिजायर्ड वॉल्यूम 500 ml, मॉलिक्यूलर वेट 40 डिवाइडेड बाई 1000। आंसर आया जी आपके पास 2 ग्राम। 2 ग्राम आपको वेट रिक्वायर्ड है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब आप क्या करेंगे, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसको डिजॉल्व कर देंगे कितने के अंदर, 500 ml के अंदर। तो so dissolution of 2 grams of NaOH in 500 ml of water will give a solution having molar strength of 0.1 molar। so ये आपका होगा 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर स्टार्ट सोल्यूशन। किसी भी कंपाउंड का आपने स्टार्ट सोल्यूशन बनाना है तो आप इस फार्मूले के थ्रू अप्लाई करेंगे। आपको NaOH की जगह पे NaCl का चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड का चाहिए, बेंजोइक एसिड का चाहिए। NaOH की मोलैरिटी आपको 0.1 मोलर की जगह पे 0.05 मोलर चाहिए, वॉल्यूम 500 की जगह पे 250। सो जो भी वैल्यूज निकलेंगी आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके। और एक चीज का यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि वेट तो निकाल लिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि 2 ग्राम लेके उसको 1000 में डिजॉल्व करते हैं, 2 ग्राम लेके उसको 100 में
डिसॉल्व कर दें, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये 2 ग्राम क्या निकला है वेट रिक्वायर्ड, कितने वॉल्यूम के लिए निकला है, 500 ml के लिए। तो 200 जितना आपने डिजायर्ड वॉल्यूम पुट किया हुआ है, जो आपका वेट निकलेगा आपने उस उतने वॉल्यूम में डिजॉल्व करना है, तो अदरवाइज आपकी कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाएगी। तो डिजायर्ड वॉल्यूम आपका जो आपने इक्वेशन में पुट किया है, वेट रिक्वायर्ड को उतने 500 ml में आपने डिजॉल्व करना है। तो ये आपका होगा स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा पुट करते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड सॉलिड, NaCl सॉलिड, बेंजोइक एसिड सॉलिड, तो सॉलिड अगर चीज है तो वेट हमारा निकल रहा है ग्राम्स के अंदर। लेकिन अगर कहीं पे लिक्विड चीज आ जाती है, लिक्विड चीज आ जाएगी, तो फिर हम क्या हो, लिक्विड तो ml के अंदर मेजर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा वेट कहाँ पे आ रहा है, ग्राम्स के अंदर। तो उसके लिए फिर हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ जी HCl का सॉल्यूशन बनाना है, HCl का सॉल्यूशन बनाना, HCl क्या है, लिक्विड है, वेट मेरा निकला है 2 ग्राम। अच्छा जी, तो ये हो गया कि अगर आपके पास सॉलिड था तो आप ग्राम्स में ले लेंगे, लिक्विड था तो देन आप क्या करेंगे कि उसको कन्वर्ट कर लेंगे ml के अंदर। तो कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनकी मोलैरिटी हमें नॉन होती है। फॉर एग्जांपल HCl लिक्विड, जितने भी एसिड हैं HCl, उसकी मोलैरिटी लिटरेचर के अंदर हमें पता है कि क्या है, 11 मोल। और उसकी चीज का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है, तो देन हम ये फार्मूला करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरा सॉल्यूशन फार्मूला। तो ये चीजें लैब के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये डिस्कस करते हैं, हाउ विल you prepare 250 ml of 0.05 मोलर HCl सॉल्यूशन। कि HCl का आपने सॉल्यूशन बनाना है। अब HCl क्या है, लिक्विड है, और उसकी मोलैरिटी भी हमें पता है कि जो 90 HCl इज लिक्विड एंड हैव मोलैरिटी ऑफ 11 मोलर। इन लिटरेचर के 36% कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, 11 मोलर। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये इसको नाम देते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला के इससे आप डाइल्यूट करना है बेसिकली। ये बेसिक एक तरह का आपका ये स्टार्क सॉल्यूशन है, जो 11 मोलर सॉल्यूशन है वो एक तरह का आपका स्टार्क सॉल्यूशन है। उसको आपने डाइल्यूट करना है किसके ऊपर, 0.05 मोलर के ऊपर, कितनी अमाउंट के लिए, 250 ml के लिए। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं जी, M1 कितनी है, 11 मोलर, कि जो आपको HCl दिया गया है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 11 मोलर। उसका वॉल्यूम आपको नहीं पता कि कितना लेंगे, और उस कितना वॉल्यूम लेके बेसिक क्वेश्चन कि 11 मोलर वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि वो 0.05 मोलर बन जाए, और कितना वॉल्यूम बने, 250 ml बने। तो M2 हमारी कितनी है जी, तो मोलैरिटी हमने बनानी है 0.05 मोलर। V2 हमारा कितना है, 250 ml। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ी थ्योरेटिकल फॉर्म दूंगा, इसको आपने अच्छी तरह सुनना है। थ्योरेटिकल फॉर्म के 11 मोलर सॉल्यूशन M1, 11 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लूं, 11 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लूं कि वो 0.05 मोलर बन जाए और 250 ml बन जाए। तो ये पूरी इक्वेशन की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि 11 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए कि, तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर के 11 मोलर का कितना वॉल्यूम लेंगे वो 0.05 मोलर बने और 250 ml बने। तो V1 कितना निकला जी, 0.05 और 250 ओवर 11, ये आंसर आ गया आपके पास 1.14 ml। तो 1.14 ml आप लेंगे किससे, जो आपके पास 11 मोलर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड, बॉटल के ऊपर लिखा होगा HCl कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, 36%। तो वो जो आपकी लैब के अंदर बॉटल पड़ी हुई है कंसंट्रेटेड HCl की, उस बॉटल से आप कितना लेंगे, 1.14 ml, 1.14 ml HCl लेंगे, और बाकी उसको डाइल्यूट कर देंगे कहाँ तक,
250 ml तक, तो वो आपका सोल्यूशन कितना बन जाएगा 0.05 मोलर। So take 1.14 ml from HCl bottle and dilute it to 250 ml with water. This will make 250 ml of 0.05 molar HCl solution. So next जी, so यहाँ पे एक पॉइंट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं कि फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम लिक्विड सैंपल्स, लिक्विड सैंपल से अगर आपने सॉल्यूशन बनाना है और साथ में क्या उस लिक्विड सैंपल की मोलैरिटी भी नोन है, सो देन आप क्या करेंगे, वी विल यूज द डाइल्यूशन फार्मूला, वी विल अप्लाई द डाइल्यूशन फार्मूला उन लिक्विड सैंपल के लिए जिनकी मोलैरिटी नोन होगी लिटरेचर के अंदर, और उन लिक्विड सैंपल जिनकी मोलैरिटी आपको नोन नहीं है उसके लिए आप डेंसिटी इज इक्वल टू पहले पिछले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिजायर्ड मोलैरिटी डिजायर्ड वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000, और देन जो ग्राम्स निकलेंगे उसको आप ml में कन्वर्ट कर लेंगे बाय अप्लाइंग डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये थे जी प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। देन दूसरे तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं वो डाइल्यूशन है। अभी हम उसका एक एग्जांपल करके भी आए हैं कि आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन था 11 मोलर HCl, उसकी आपने डाइल्यूशन बनाई 0.05 मोलर HCl, तो वही M1V1 वाला फार्मूला इनके लिए अप्लाई किया जाता है। सॉल्यूशन विद स्मॉल कंसंट्रेशंस आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय डिल्यूटिंग अ मोर कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन। जैसे आपने HCl का कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन था 11 मोलर का, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया 0.05 मोलर सॉल्यूशन के तक, तो नॉन वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन, नॉन वॉल्यूम अगेन जी नॉन वॉल्यूम कितना निकालेंगे, दी डाइल्यूशन फार्मूला इज ट्रांसफर टू अ न्यू कंटेनर एंड ब्रॉट टू अ न्यू वॉल्यूम, कि वो जो न्यू वॉल्यूम भी होगा वो भी हमारा नॉन होगा, 250 होगा, 500 होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। अब M1 एंड V1 आर फॉर दी स्टॉक सॉल्यूशन और M2 V2 हो गए उस सॉल्यूशन के लिए जो आप नया सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये ट्रिक है आपका, M1 एंड V1 आर फॉर स्टॉक सॉल्यूशन एंड M2